सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइनली के बारे में, राइट। अब फाइनली के बाद अगला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में, राइट। चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है। अच्छा, चेक्ड और अनचेक्ड बताने से पहले फाइनली से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और वो पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कि क्या ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें फाइनली ब्लॉक ना चले। इज देयर एनी सिचुएशन, इज देयर एनी सिचुएशन इन जावा कि जिसमें फाइनली ब्लॉक ना चले। system.in सिस्टम डॉट इन किसने बोला है, बोला किसने है ये बात। रवि इज देयर एनी सिचुएशन इन विच फाइनली जब एक्सप्लिसिटली एग्जिट करवा दोगे सर तो नहीं चलेगा वो। नॉट बी एग्जीक्यूटेड, हाँ बिल्कुल। तो व्हेन वी एक्सप्लिसिटली टर्मिनेट द प्रोग्राम, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन है कि भाई व्हेन वी एक्सप्लिसिटली टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम। अब कब आप प्रोग्राम को एक्सप्लिसिटली टर्मिनेट करते हो, क्या सिचुएशन होता है। जब गुस्सा आ जाती है। हाँ, गुस्सा आ जाती है, वो तो बात सही है। प्रोग्राम से, कोडिंग से कैसे टर्मिनेट कर सकते हो दीपक, दीपक ही बताएंगे और कोई नहीं बोलेगा। सिस्टम डॉट ओके, हाँ, क्या कैसे। सिस्टम डॉट एग्जिट सिस्टम क्लास होती है और एग्जिट मेथड SYSTEM डॉट एग्जिट। एग्जिट एक स्टैटिक मेथड है सिस्टम क्लास का, जिसमें हम जीरो जनरली पास करते हैं। पास तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जीरो का मतलब होता है फॉल्स, इंडिकेट करता है कि हमारा प्रोग्राम फोर्सफुली टर्मिनेट हो रहा है। तो अगर हम प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट करना चाहते हैं तो सिस्टम डॉट एग्जिट जहाँ कॉल करोगे वहीं से प्रोग्राम फोर्सफुली टर्मिनेट हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर एक मेथड बना हुआ है, ठीक है, और मेथड क्या है, वैल्यू रिटर्न कर रही है, ठीक है, मेथड वैल्यू रिटर्न कर रही है। तो क्या रिटर्न वैल्यू, जैसे मैं कोई मेथड कब फिनिश होता है आपको पता है। जैसे मैं कोई मेथड एक बनाता हूँ, अगर मैं कोई मेथड बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मेथड कब फिनिश होगा, कब इसका ये कब द एंड हो जाएगा इसका, तो आप ये बोलोगे कि सर जब ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न कर देगी तो रिटर्न करने के बाद इसका पूरा एग्जीक्यूशन जो है फिनिश हो जाएगा। तो मान लो 0 1 कुछ भी कर दो। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हमने क्या किया, ये जो शो मेथड है इसको किसी ट्राई ब्लॉक में डाल दिया, राइट। हमने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया, ठीक है। ट्राई के अंदर, ट्राई और कैच के अंदर हमने इसकी कोडिंग कर दी, ठीक। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस मेथड से रिटर्न करा दिया कोई वैल्यू, और लास्ट में कैच वैच लगाने के बाद नीचे हमने फाइनली लगाया हुआ है। तो क्या इस सिचुएशन में फाइनली चलेगा या नहीं। चलेगा फाइनली चलेगा। तो फिर ये जो मेथड कब एग्जिट होता है, मेथड का जो रिटर्न वैल्यू होती है वो खत्म हो जाता है, फिर फाइनली चलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या रिटर्न स्टेटमेंट मेथड का कैन अ रिटर्न स्टेटमेंट of method, can a return statement of method prevent the finally block, या क्या बोल सकते हैं, स्टॉप द फाइनली ब्लॉक। बताइए। कैन रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ जी सर। इस केस में तो मुझे नहीं लग रहा कि वो क्या नाम है, वो फाइनली ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर ब्रेक कर देंगे तब नहीं चलेगा। चलेगा मेरे हिसाब से तो। इस केस में चलेगा, ब्रेक के केस में नहीं चलेगा। तो मेथड, देखिए मैं बताऊं, मेथड का रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइनली ब्लॉक को नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है। फाइनली उसमें अगर फाइनली में भी रिटर्न दे दोगे तो वो वाला रिटर्न होगा, ऊपर वाला रिटर्न नहीं होगा। बिल्कुल, फाइनली ब्लॉक जो है हमेशा चलेगा ही चलेगा। रिटर्न स्टेटमेंट जो है फाइनली का, वो भी इसको नहीं रोक सकता। बिल्कुल सत्य, हाँ। ठीक है। और ब्रेक स्टेटमेंट,
ब्रेक स्टेटमेंट तो जहाँ पे भी ब्रेक कर देते हो, क्या करना है, किस किस लाइन को ब्रेक करना है आपको? वो जो ब्रेक यहाँ पे यूज हो जाता है, स्विच केस के अंदर यूज करोगे ना, कंडीशन लगाओगे ना, कहाँ स्विच पे? या लूप में होगा वो। लूप में लगाओगे ना, कोई किसी के लूप बाद भी हम लोग लगाओगे। ब्रेक कर सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ नहीं लग एक पाएगा। के बाद लगा देंगे ब्रेक। ऐसे ही डायरेक्ट कैसे लगाओगे ब्रेक? सर ऐसे ही लगा दीजिए आप वो इसे। कंडीशनल है ना, वो कंडीशनल, हाँ अनकंडीशनल नहीं है वो। हाँ, वो तो है, कंडीशनल है, तो कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वहां से ब्रेक हो ये जाएगा। देखिए, तो ये देखिए, उसके ये आपको दिख रहा है? हाँ दिख शो रहा है। मेथड दिख रहा है यहाँ पे। इस शो मेथड का आप रिटर्न टाइप ये देखिए, इस शो सर मेथड अब का इस रिटर्न टाइप इंटीजर वैल्यू है, और हमने ट्राई के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सेप्शन ला दिया है और यहाँ से रिटर्न भी करा दिया है। मान लो एक्सेप्शन नहीं भी आए और उसके बाद ये कैच है, देन फाइनली है, और ये आपका प्रोग्राम इस तरह से चल रहा है। तो आप ये देखेंगे कि यार ये रिटर्न स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आए ना आए, हर सिचुएशन में ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो सेम प्रोग्राम है, ये फाइल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ मैं अपने एक्सेप्शन। ओके, पैकेज यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एंड देन इसको रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोग्राम का फ्लो क्या हुआ है, एक्सेप्शन आया, कैच में गया, और कैच में हैंडल होने के बाद फाइनली स्टेटमेंट चला, राइट, यानी कि फाइनली चला ही चला। अगर यहाँ पे आप एक्सेप्शन नहीं भी लाते हो तो आप सोचोगे ये रिटर्न स्टेटमेंट में यहाँ 10 रिटर्न होके आ जाना चाहिए और फाइनली नहीं चलना चाहिए, लेकिन रिटर्न वैल्यू भी आपको क्या मिल रही है, 20 मिल रही है। तो मतलब मेथड का रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि ये रिटर्न वैल्यू ये रिटर्न नहीं कर रहा है, बेसिकली फाइनली की जो रिटर्न वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर सर फाइनली रिटर्न नहीं करेगा तो क्या होगा? इसे कमेंट करके चलाइए एक बार। फाइनली को कमेंट कर देंगे तो रिटर्न वैल्यू, जो एक रिटर्न वैल्यू है वो रिटर्न वैल्यू से मिल जाएगी। 10 रिटर्न होगा फिर। फाइनली को ना रिटर्न वो करिए सर, कमेंट केवल रिटर्न को कमेंट कर दीजिए हाँ फाइनली का। केवल, हाँ वही वही। यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट को कमेंट कर देते हैं। अब ये तो ठीक है। आप लास्ट में ये ऐड रिटर्न स्टेटमेंट मांगेगा ना ये, तो एक हाँ वही रिटर्न तो स्टेटमेंट देखना चाह रहा और था मैं भी। एक और रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मान लो यहाँ 30 रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो रिटर्न वैल्यू है ये मिलेगी इसको। अच्छा, ये पहले ही रिटर्न करके एग्जिट हो गया ना, बीच में ही रिटर्न करके निकल गया यहीं से, ये वाला स्टेटमेंट नहीं चला। अच्छा, एक काम करते हैं, इस केस में दोबारा देखते हैं, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं ले रहा है, ये कह रहा है कि अनरीचेबल स्टेटमेंट है ये, हाँ। क्योंकि इसके बाद ये नहीं लिखा जा सकता ना रिटर्न, तो इसको यहाँ से इसको कमेंट ही कर देते हैं, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। मतलब कहने का ये है, अगर आप फाइनली अगर नहीं लगाते हो तो उसके अंदर की जो रिटर्न वैल्यू है तो रिटर्न होगी ही होगी। ठीक है, तो और फाइनली वहाँ पे सर हाँ, एक बार ना जो लाइन नंबर 9 है उसे कमेंट से हटा दीजिए। ये एक्सेप्शन, हाँ, और क्या करें, और जो 22 पे, हाँ इस 20 पे जो रिटर्न है उसे कमेंट कर दीजिए। और ये लास्ट में रिटर्न करा दे। नहीं, अब इसे मत कराइए रिटर्न। तो फिर ये एरर आएगा ना कि ये रिटर्न स्टेटमेंट एक मांगेगा ना, ये रिटर्न स्टेटमेंट इसको चाहिए, एक लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट मांगता है। अच्छा, एक रिटर्न स्टेटमेंट तो चाहिए चाहिए उसको। ठीक है, ठीक है सर। तो कहने का मतलब ये है कि मेथड का रिटर्न स्टेटमेंट भी आपके फाइनली को नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ आपको पता हो, इस टाइप का मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, और जो रही बात सिस्टम डॉट एग्जिट की, अब कहीं पे भी सिस्टम डॉट एग्जिट लिख दूँ मैं, सिस्टम डॉट एग्जिट तो मैं फाइनली में भी डाल सकता हूँ, जहाँ भी डाल दूंगा, जहाँ पे भी डाल दूंगा तो आप जानते ही वहीं से प्रोग्राम फोर्सफुली टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहीं पे लिख दूंगा तो यहाँ से कहाँ फाइनली चल पाएगा। ठीक है, सॉरी, सिस्टम डॉट एग्जिट, ओहो,
XIT और यहाँ पे हमने स्टेटस कोड पास कर दिया 0। तो ये प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा जी। ये देखो कुछ भी नहीं आया, मतलब आउटपुट कहीं कुछ था ही नहीं, तो इसलिए कुछ नहीं आया। उसके नीचे ऊपर होता तो कुछ आता भी। सो ये हो गया आपके फाइनली का सिचुएशन। चलिए अब हम मूव कर जाते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन, है ना। तो चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में जानते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है और ये कैसे वर्क करता है। सर ये एग्जिट क्यों लिखा आपने? चेक्ड एक्सेप्शन, एग्जिट हमने लिखा प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट करने के लिए। खुद ही टर्मिनेट करने के लिए सर? हाँ, फोर्सफुली, जहाँ पे प्रोग्राम में आप system.exit कॉल कर देते हो तो वहाँ से प्रोग्राम फोर्सफुली टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है सर एक थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गई वहाँ पे सर, जब ट्राई के अंदर आप रिटर्न लिख रहे थे तो रिटर्न तो वो लास्ट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्राई के अंदर आपने लिख दिया, मतलब कि अगर ट्राई में चला जाता है तो वहां से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे आप फाइनली के बिना भी अगर रिटर्न नहीं लिखेंगे तो वो चलेगा ही नहीं प्रोग्राम, तब भी वो रिटर्न कहेगा कि कैच के बाद क्या करूं बताओ। आप वहां पे वो प्रोग्राम जरा बोलिए। खुला है प्रोग्राम, ये सो मेथड यहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद ये देखिए फाइनली के बाद ही, हाँ ये यही तो कह रहा है, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं ना। रिटर्न अगर यहाँ से नहीं होगा तो ये यहाँ पे तो चलेगा ही नहीं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो रिटर्न हो रहा है ना, ट्राई के अंदर जा रहा है ये, ट्राई के अंदर। हाँ ठीक है, यहाँ से हो जाना चाहिए था। सो स्क्रीन दिखने लगी आप लोगों को, बताइए अगेन। यस सर। सो हो गया क्लियर। चलें आगे, चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सर। चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है, कोई पढ़ा हो तो बताओ क्या होता है दोनों में डिफरेंस, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन में। किसी को पता है? कुछ प्रकाश डालिए। हाँ जी, नहीं पता। ओके देखिए, एक चेक्ड एक्सेप्शन होती है, एक अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है, और एक और होती है, वो होती है पार्शियली चेक्ड और पार्शियली अनचेक्ड। ये भी कैटेगरी मानी जाती है। तो चेक्ड और अनचेक्ड अलग होती है। पार्शियल चेक्ड और पार्शियल अनचेक्ड ये अलग होती है। शायद पार्शियल अनचेक्ड नहीं होता, ओनली पार्शियल चेक्ड होता है। पार्शियल चेक्ड होता है, अनचेक्ड में पार्शियल नहीं होता, ओनली पार्शियल चेक्ड। ओके चलो देखते हैं, अभी जब पढ़ेंगे तो कंसेप्ट दिमाग में सारा आ जाएगा। मैं बता दूंगा आपको क्या होता है डिफरेंस इसमें। चेक्ड अनचेक्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, ये पूछा जाता है। मान लो एक्सेप्शन से रिलेटेड इंटरव्यू हुआ तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे। और अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछे तो इंटरव्यू छोड़ के भाग आओ, कहो इंटरव्यू बेकार था, उसको तो पार्शियली चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन उसने पूछा ही नहीं। मेरा नौकरी नहीं चाहिए, ये पूछा क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, ये आपको करना है। तो बेसिकली देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है चेक्ड अनचेक्ड, कि भाई चेक्ड में किसी चीज़ की चेकिंग हो रही है, अनचेक्ड में किसी चीज़ की नहीं चेकिंग हो रही है। अच्छा, डेफिनेशन वाइज की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ऐसे कही जाती है कि भाई कहा जाता है कि जो चेक्ड एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय कंपाइलर एट compile time and unchecked exception are known by JVM at
रन टाइम, ठीक है ना। तो चेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द जेवीएम एट रन टाइम। ये डिफरेंस होता है आपका चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में। आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो इंटरव्यू में, चेक्ड आर नोन बाय द कंपाइलर, अनचेक्ड आर नोन बाय द जेवीएम, ठीक है। ये अगर किसी वेबसाइट पे जाओ, किसी किताब पे पढ़ो तो यही डेफिनेशन आपको मिलता है कि चेक्ड आर नोन बाय द कंपाइलर, अनचेक्ड आर नोन बाय द जेवीएम, ठीक है। बट इससे हमें कुछ समझ में नहीं आता ना, इससे हमें कुछ भी नहीं समझ में आता कि चेक्ड का मतलब क्या है, अनचेक्ड का मतलब क्या है। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, जो कि सनी के द्वारा रिकमेंडेड है कि डायग्राम के माध्यम से चीज़ें डायग्राम के माध्यम से चीज़ें समझा जाए तो ज़्यादा समझ में आता है और सही भी है। कहते वन फिगर डिपिक्ट्स 1000। सर विजुअली कोई भी चीज जल्दी ज्यादा समझ में आती है ना। यस। सो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक बना लिया क्या, जावा प्रोग्राम। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? सो ये है आपका जावा का प्रोग्राम, और ये जावा का प्रोग्राम हमारे जेवीएम के अंदर मान लीजिए चल रहा है, ठीक है। और जेवीएम जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रहा है, राइट। तो इसके ऊपर एक और हम लेयर बना लेते हैं कि ये जो है हमारा एक अनदर लेयर हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर हो गया। मान लीजिए ये ओएस हो गया हमारा। अच्छा, अभी कल भी मैंने आपको बताया कि कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे ये जावा का प्रोग्राम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर भी जाता है, बहुत सारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज के पास। एक्सटर्नल रिसोर्सेज से क्या करने के लिए, डेटा शेयरिंग करने के लिए, डेटा लाने के लिए, है ना। तो जब जावा का प्रोग्राम जेवीएम के बाहर एक्सटर्नल रिसोर्सेज से डेटा शेयर करने जाता है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। एक्सटर्नल रिसोर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिसोर्स कुड बी अ फाइल, कुड बी अ डीबी, डेटाबेस हो सकता है, या कोई सॉकेट हो सकता है। मैं इतना मान के चल रहा हूं, वैसे बहुत सारा चीज हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपका जावा का प्रोग्राम जब जेवीएम की बाउंड्री के अंदर ही चलता है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री के अंदर ही चलता है तो आपके जावा के प्रोग्राम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है, ये सब जेवीएम जानता है। और जेवीएम कहता है कि आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको उससे रिलेटेड वेरी होने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप चेक करके मत चलो, वो हम खुद ही चेक करेंगे, और जब एक्सेप्शन आएगी तो आपको बता देंगे कि भैया ये एक्सेप्शन है, इस वजह से आई, ऐसे ऐसे आई, राइट। ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा जावा का जेवीएम, जब जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री के अंदर ही चलता है। और जब जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री में चलता है तो रन टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको दिखा देता है। जैसे एरे की साइज से ज़्यादा वैल्यू देते हो तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नल वैल्यू कंटेन करके रखता है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाता है। तो ये सब जो एक्सेप्शन आते हैं, इन सारे एक्सेप्शंस का जो इन्फॉर्मेशन है जेवीएम के पास है, और वो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम को रन टाइम पे ये आपको मतलब बता देगा कि भैया देखिए यहाँ प्रॉब्लम है, इसको हैंडल करके चलिए, आप इस तरह से मैनेज करिए। तो उसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जब जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री के अंदर ही रहता है, जेवीएम की बाउंड्री के बाहर नहीं जाता, फाइल ऑपरेशन करने, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग करने, डेटाबेस कनेक्शन करने या सॉकेट प्रोग्रामिंग करने जब नहीं जाता है तो प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री के अंदर ही रहता है। तो जेवीएम की बाउंड्री के अंदर अगर रहता है और उसमें जो भी एक्सेप्शन आ सकती है, जो भी प्रॉब्लम आ सकती है,
उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के आने से या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आने से अगर कोई दिक्कत होगी तो उसके बारे में आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उन एक्सेप्शंस को इसने अनचेक्ड बोला। लेकिन जब जावा के प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री के बाहर जाएगा तो जावा का जो जेवीएम है उसने अपना हाथ खड़ा कर लिया कि भैया हमें नहीं पता कि अब प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फाइल ऑपरेशन करोगे तो फाइल से रिलेटेड पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम में भी फाइल के एंड से हो, फाइल ना मिले या कोई कनेक्शन नहीं मिले, तो क्यों नहीं मिले वो हम नहीं जानते हैं। तो व्हाटएवर, जब भी आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज से शेयरिंग करने जाते हो डेटा की, जेवीएम के बाहर जब भी जाओगे आप, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे किसी भी टाइप का काम हो, ओएस के मतलब जेवीएम के बाहर अगर आउटसाइड द जेवीएम आप गए तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए जेवीएम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए वो प्रोग्रामर को कहता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इस एक्सेप्शन को चेक करके चलो। इसीलिए उनके एक्सेप्शन को चेक्ड एक्सेप्शन बोला जाता है। तो जेवीएम के ऊपर हमारा कंपाइलर चलता है और कंपाइलर फोर्स करेगा प्रोग्रामर को, इसलिए प्रोग्रामर को इस टाइप की एक्सेप्शन को चेक करके चलना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है चेक का मतलब चेक्ड बाय द प्रोग्रामर। और चेक्ड एक्सेप्शन कब आती है? और इन्हीं सिचुएशंस में ही आती है। जावा में कभी भी आप फाइल हैंडलिंग करोगे, डीबी कनेक्शन करोगे, सर्वलेट की प्रोग्रामिंग करोगे, वेब सर्विसेज बनाओगे, तो उस केस में ये चेक्ड एक्सेप्शन रेज होगा। चेक्ड एक्सेप्शन के आने से चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे ही आ जाते हैं और कंपाइलर प्रोग्रामर को फोर्स करता है कि भैया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो आप कॉल कर रहे हो ना, इसमें इस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है, तो प्लीज कीप दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनटू द ट्राई एंड कैच ब्लॉक एंड यू मस्ट हैव हैंडल दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन हैंडलिंग इसी पर्पस के लिए बनाई गई है। कल मैंने आपसे बताया था ना कि हम प्रोग्राम में किसी एरे की साइज ज़्यादा ले रहे हैं और उसके बाद अचानक कह रहे हैं कि भैया यहाँ एर इंडेक्स आ गया, उसको हमने हैंडल कर लिया, फिर हमने 10/0 कर लिया, अर्थमेटिक इतना आ गया, हमने हैंडल कर लिया। तो इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं बनाई गई है। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली इन्हीं चेक्ड एक्सेप्शन को ही हैंडल करने के लिए बनाया गया है। इन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। मेन पर्पज एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये है। ये मतलब जावा कहता है कि वो जो पहले से अनचेक्ड एक्सेप्शन आते हैं वो प्रोग्रामर की गलती की वजह से आते हैं। अगर प्रोग्रामर उसको कोड को डिबग कर ले, कोड को सही तरीके से लिख ले तो नहीं आएंगे। अगर मान लो आ भी गए तो आप एक काम करना, ट्राई कैच लगा लो, लेकिन उसके लिए आपको चेक्ड करने की जरूरत है। कंपाइल टाइम पे ही उसको मतलब हैंडल करने की जरूरत नहीं है अनचेक्ड। तो यू डोंट हैव टू चेक्ड इट, है ना, उसे अनचेक्ड करके छोड़ो, भूल जाओ कि कुछ होता है। लेकिन जब आप इस टाइप के ऑपरेशंस करोगे, फाइल ऑपरेशन, डेटाबेस कनेक्शन, है ना, कुछ ऐसे एक्सटर्नल रिसोर्सेज डेटा शेयरिंग करोगे, तो उस टाइम पे चेक्ड एक्सेप्शन आता है। इसीलिए कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। और एक्सेप्शन हैंडलिंग इसी के लिए मतलब बनाई गई है। तो आप अगर आप देखो डायग्राम, तो डायग्राम में आपको पता चलेगा, मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम भी बनाया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई ये इतनी रन टाइम के अंदर आने वाले जितने भी एक्सेप्शन हैं ये अनचेक्ड की कैटेगरीज में आते हैं। कई लोग एरर को भी अनचेक्ड ही बोलते हैं, लेकिन एरर तो एक अलग ही टाइप का कैटेगरी हो गया, एरर ही हो गया वो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन में कौन कौन से एक्सेप्शन आते हैं, जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल, अपार्ट फ्रॉम रन टाइम। रन टाइम को छोड़ दो, बाकी सारी चेक्ड है। रन टाइम के अंदर आने वाले जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं वो अनचेक्ड की कैटेगरीज में आते हैं। आपको पता है कई बार आप कोड लिखते हो, वहां ट्राई कैच लिखना मजबूरी बन जाता है। आपने कई बार देखा होगा, आप क्लास डॉट फॉर नेम जब लिखते हो तो वहां पे आपको ट्राई कैच लिखना पड़ जाता है। आप थ्रेड डॉट स्लिप लगाते हो, वहां ट्राई कैच लिखना पड़ जाता है। ऐसे कई मेथड्स जब जावा के अंदर आप कॉल करते हो तो आपसे कहता है कि या तो ट्राई कैच लिखो या तो थ्रोज भी एक ऑप्शन होता है, वो भी लगा सकते हो, मतलब वहाँ ऑप्शन है। तो वही बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे ही आके आपको दिख जाते हैं और वो इसीलिए कहा जाता है चेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम एंड कंपाइलर फोर्स द प्रोग्रामर टू हैंडल इट। और चेक्ड एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन कोई भी जेवीएम बनाने वाला बंदा, जेवीएम बनाने वाला बोलो या कोई थर्ड पार्टी एपीआईज बनाने वाला बंदा कैसे देता है। जैसे कोई भी बंदा, या मैं ही हूँ, मैं कोई एपीआई बना रहा हूँ, मैं भी कोई मेथड बना रहा हूँ, मैं कोई टास्क बना रहा हूँ, मैं कोई लॉजिक लिख रहा हूँ, तो मैं जो है किसी भी चेक्ड एक्सेप्शन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने मेथड के बनाते टाइम पे ही दे दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, जरा मैं आपसे पूछता हूँ, हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड कहाँ लिखना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं मेथड ये बना रहा हूँ,
यहाँ पे जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने मेथड बनाया, तो मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड, एक्सेप्शन हैंडलिंग का लॉजिक अपने मेथड को डिफाइन करते टाइम पे लिखना चाहिए या जब मेथड को कॉल करते हैं तब लिखना चाहिए? एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड कहाँ लिखना सही माना जाता है आपके हिसाब से? आप लोग मुझे बताओ। मतलब ट्राई कैच जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड होता है वो मेथड की डेफिनेशन में हमें लिखना चाहिए, मेथड की कॉलिंग में लिखना चाहिए, या कहाँ पे लिखना बेटर है और क्यों लिखना बेटर है वो भी हमें बताइए। सर कॉलिंग में बेटर है। कॉलिंग में ही होगा सर। तो कॉलिंग में क्यों बेटर होगा? कॉलिंग में क्यों बेटर होगा? रीजन भी बताइए। यही नहीं बोलना है कि जो कोई डेफिनेशन बोल देगा, कोई कॉलिंग बोल देगा, रीजन भी बताइए विद रीजन। हाँ परवेज क्या बोल रहे हैं? सर अगर हम मेथड का सिग्नेचर के साथ लिखेंगे ना सर, तो सर वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं करता है। जिस टाइप का एक्सेप्शन आता है उस टाइप, अगर आपको एक्सेप्शन का हैंडल नहीं करने चाहते तो जी मैंने आपसे ये बोला, आप मुझे ये बताइए एक्सेप्शन हैंडलिंग का लॉजिक हमें कॉलिंग टाइम पे लिखना चाहिए या डेफिनेशन टाइम पे लिखना चाहिए? इस बात का आंसर मुझे दीजिए, और क्यों लिखना चाहिए? परफेक्ट आंसर दीजिए, 1 लाइन में 2 लाइन में, बहुत सारी कहानी हम बाद में सुनेंगे, बताइए। सर कॉलिंग के टाइम पे एज्यूम नहीं कर सकते कि क्या आ जाएगी। डेफिनेशन के टाइम पे तो हम अपने मेथड बना ही रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा डेफिनेशन टाइम पे दे दो ना भाई। म्यूट कर लो यार, म्यूट कर लो। सनी आप ये बोल रहे हो कि कॉलिंग टाइम पे लिखना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जो मेथड बनाने वाला बंदा है वही अगर सब कुछ सही करके लिख दे तो उसमें क्या बुराई हो जाएगी, कोई दिक्कत हो जाएगी? सर कॉलिंग के टाइम पे तो हम मतलब अज्यूम नहीं कर सकते ना क्या होगा। हमारा मेथड तो डेफिनेशन तो करेक्टली बननी चाहिए। पहले ही हम डिफाइन कर देंगे कि क्या एरर आ रही है। कॉलिंग के टाइम पे मतलब एक्शन परफॉर्म होता है ना सर, उस टाइम पे नहीं देना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ। जब भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में या जब भी हम कोई मेथड बनाते हैं तो मेथड बनाते टाइम पे अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिख के चलेंगे तो ट्राई कैच अपने हिसाब से लगाएंगे, तो जो मैसेज आएगा एक्सेप्शन का वो हमारे हिसाब से आएगा। अब जैसे मैंने एक मेथड बनाया और मैंने कहा आप उसे कॉल करो, तो आप जब उसे कॉल करोगे या और मतलब आप एक डेवलपर हो, मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हूँ, आप एक डेवलपर हो और एंड यूज़र कोई उसे यूज करने वाला है, तो मैंने आपको मेथड दिया, मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड नहीं लिखा, आपने अपने हिसाब से लिख दिया, तो आप अपने हिसाब से यूज़र को अलग अलग मैसेजेस दिखा सकते हो कॉलिंग करके, जब कॉलिंग टाइम पे आप ट्राई कैच लगाओगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड बिल्कुल सही बात है, कॉलिंग टाइम पे ही हमें देना चाहिए ताकि हर एंड यूज़र को जब भी कोई मैसेज प्रिंट कराना हो तो एज पर द रिक्वायरमेंट ट्राई कैच में उसे लिख के प्रिंट करा के दिखा दिया जाए। राइट, सही बात है। तो क्वेश्चन ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक शो मेथड है या ये डीबी कनेक्शन मेथड है, और ये डीबी कनेक्शन नाम का जो मेथड है ये मान लीजिए डेटाबेस से कनेक्शन कर रहा है, डेटाबेस से डेटा लेके आ रहा है। अब अगर ये डेटाबेस से डेटा लेके आ रहा है, ये डीबी कनेक्शन जो मेथड है डेटाबेस से मान लीजिए डेटाबेस लेके आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कॉल करने से या इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने से किसी प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ सकती है और वो भी चेक्ड एक्सेप्शन आ सकती है। तो इस चीज़ का हम इंडिकेशन किसी इंड यूज़र को कैसे दें? तो पता है इसका इंडिकेशन कैसे दें? या मैं बनाने वाला बंदा हूं और मैं चाहता हूं कि नहीं आप ट्राई कैच लिखो और तभी प्रोग्राम चलेगा, मैं आपसे कहूंगा नहीं भाई चेक करके चलो, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा THROWS थ्रोज, और उसके बाद थ्रोज करा दूंगा, यहाँ पे एक्सेप्शन की कैटेगरी दे दूंगा। सपोज करो हमने यहाँ पे दे दिया एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो पता क्या होगा, जब हमने किसी मेथड के डेफिनेशन के टाइम पे ऐसे थ्रोज कीवर्ड लगा दिया, जब हमने किसी मेथड के डेफिनेशन के आगे ऐसे थ्रोज कीवर्ड लगा दिया, तो ये मेथड हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जब भी इसकी कॉलिंग होगी तो उस बंदे को है ना क्या करना पड़ेगा, इस शो मतलब जब भी वो कॉल करेगा इस डीबी कॉन मेथड को तो ट्राई कैच में उसको हैंडल करके चलना पड़ेगा, है ना। यानी कि ये हो गया चेक्ड वाला इंफॉर्मेशन। क्या बोला गया? चेक्ड एक्सेप्शन नोन बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम, अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द जेवीएम एट रन टाइम। तो चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइलर कंपाइल टाइम पे जानता है, तो कंपाइलर कैसे फोर्स करता है प्रोग्रामर को कि नहीं भाई ये चेक्ड एक्सेप्शन है, इसको हैंडल करके चलो, वाया थ्रोज कीवर्ड।
वाया थ्रोज कीवर्ड। मैंने आपसे भी बोला ना कि जावा के अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड है जहाँ ट्राई कैच लिखना ही पड़ता है हमें, और चूंकि वो चेक्ड होते हैं, और वो चेक्ड होते हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके मेथड के आगे थ्रोज कीवर्ड लगा होता है। और थ्रोज कीवर्ड क्या होता है अलग से मैं पढ़ाऊंगा, अभी के लिए बस इतना जानो कि थ्रोज कीवर्ड इज बेसिकली यूज्ड टू प्रोवाइडिंग द इंडिकेशन टू द एंड यूजर दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन मे ऑकर इन द प्रोग्राम। थ्रोज कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड होता है जो किसी मेथड के आगे लगाया जाता है जो हमें ये इंडिकेशन देता है कि किस टाइप की एक्सेप्शन प्रोग्राम में आ सकती है। ये थ्रोज कीवर्ड का यूज होता है। तो थ्रोज कीवर्ड, साथ ही साथ आप यहाँ थ्रोज कीवर्ड के बारे में आपने जान लिया। थ्रोज कीवर्ड के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थ्रो नहीं, थ्रोज, थ्रोज एक अलग ही कीवर्ड होता है। फिर मैं लिख देता हूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगा क्या आपकी क्वेरी है, किसी का क्वेरी है। तो थ्रोज कीवर्ड THROWS, तो कहते हैं कि दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड is used to provide the indication to the end user that what type of exception may occur in the program। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंडिकेशन देता है, इंडिकेशन टू द एंड यूजर दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन मे ऑकर इन द प्रोग्राम। ठीक है, कैसे इंडिकेशन देता है? इट इज अ पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर। जैसे आप मेथड बनाते हो, जैसे पब्लिक वाइड शो मेथड आपने बनाया, तो उसके आगे जनरली, और ये जनरली यानी कि जनरली थ्रोज कीवर्ड, ऐसा नहीं है कि अनचेक्ड एक्सेप्शन थ्रोज नहीं कर सकते हो। जनरली थ्रोज जो है वो चेक्ड एक्सेप्शन के साथ ही लगाया जाता है। यानी कि अगर हम कोई थ्रोज लिखते भी हैं किसी मेथड के आगे, THROWS थ्रोज, तो हम यहाँ पे जैसे हमने लगा दिया, क्या हमने लगा दिया यहाँ पे IO एक्सेप्शन। ऐसे हम मतलब थ्रोज कीवर्ड जनरली चेक्ड के आगे लगता है, मतलब ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको कोई मेथड, एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे जावा p और java.io डॉट, और यहाँ पे मैंने लगाया क्या, मैंने लिखा यहाँ पे थ्रेड। तो थ्रेड, सॉरी आयो में तो थ्रेड है ही नहीं। आयो में हमारे इनपुट स्ट्रीम क्लास है, INPU इनपुट स्ट्रीम क्लास है। ठीक है, आयो ऑपरेशन कोई भी उठा के देख लो, हर मेथड के आगे क्या मिलेगा आपको? थ्रोज कीवर्ड मिलेगा। हर मेथड के आगे थ्रोज मिलेगा। और ये थ्रोज कीवर्ड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के आने से चेक्ड एक्सेप्शन प्रोग्राम में आ सकती है। इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने से चेक्ड एक्सेप्शन प्रोग्राम में आ सकती है। मतलब आने, ये मतलब ऐसा नहीं कि आएगी ही आएगी, बट आ सकती है। इट प्रोवाइडिंग द इंडिकेशन टू द एंड यूजर दैट कि ये एक्सेप्शन आ सकती है जी। आप एक काम करिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब इसको कॉल करिएगा, यानी कि ये चेक्ड है, यही वो चेकिंग है, ये वो चेकिंग है। यानी कि कह सकते हो चेक्ड एक्सेप्शन में चेकिंग कैसे करी जाती है, तो वो थ्रोज लगा के करी जाती है। किसी भी मेथड के आगे थ्रोज लगा हो तो समझ जाओ वो चेक्ड एक्सेप्शन है। और अगर किसी मेथड को कंपाइल टाइम पे ही हैंडल करने के लिए बोला जाए तो वो समझ लो चेक्ड एक्सेप्शन है। और वो इन जनरल मैंने आपसे बताया ना, जब ऐसे ऑपरेशन करते हो। इसीलिए अगर आपको याद हो तो thread.slip अगर कभी भी कॉल करते हो तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, मैं लैंग पैकेज के अंदर आपको दिखा देता हूँ। thread.slip भी हमारे पास है, उसको ट्राई कैच के अंदर लिखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मेथड मिलेंगे। ठीक है, स्लिप, ये देखिए यहाँ पे भी थ्रोज है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, आप क्लास डॉट फॉरनेम जो यूज करते हो, फॉरनेम के आगे भी थ्रोज है। तो जिस भी मेथड के आगे थ्रोज है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि इस मेथड को जब भी आप कॉल करना तो भैया इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करके चलना। तो इसके लिए क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं कि जब किसी मेथड के आगे थ्रोज लगा होता है तो क्या इंडिकेट करता है, कैसे करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको समझ में आया चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है। ठीक है, वहीं अनचेक्ड के केस में ऐसा कोई थ्रो वगैरह नहीं लगा होता है। तो इसीलिए कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम, अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द JVM एट रन टाइम।
तो बताइए, इतना जो मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी? कौन कह रहा था सर, बताइए प्लीज। कोई भी क्वेरी नहीं है? समझ में आ रहा है? यस। आयो एक्सेप्शन हमें लगाना जरूरी, यही है, यही कीवर्ड ही है। देखिए, जब इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई भी एक्सेप्शन आती है तो उसके लिए आईओ एक्सेप्शन एक अलग से क्लास बना के दी गई है, ठीक है। जैसे मान लो प्रोग्राम में आपकी सर्वलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए सर्वलेट एक्सेप्शन। जैसे आपके प्रोग्राम में कोई क्लास नहीं मिल रही है तो उसके लिए क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन क्लासेस तो आपको पता ही है कि ये सारे एक्सेप्शन क्लासेस बनी बनाई एक्सेप्शन क्लासेस हमारे पास। तो जो अच्छा, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताया थी आयो एक्सेप्शन आ सकती है, Yes. इसलिए आपने आयो बताया। हाँ, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टाइप ऑफ एक्सेप्शन। अगर सिंटैक्स देखना है तो भाई यहाँ पे लिख दो टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ऐसे, ठीक। सर हेलो हाँ हाँ, सर, इसके पास वो क्लासेस नहीं होती है ना एक्सेप्शन वाली, जो एक्सेप्शन आने वाली होती है, उसीलिए वो ढूंढ नहीं पाता है। जैसे अगर सर्वलेट की एक्सेप्शन है तो उसके लिए हम लोग को सर्वलेट की वाली एक्सेप्शन की क्लास भी लाके डालनी पड़ेगी। हेलो, ये खुद बता रहे हो या मैंने जो बताया है वो बता रहे हो आप? वही मैं पूछ रहा हूँ कि उसके एक्सेप्शन की क्लास अलग से लाके हम लोग को डालनी पड़ेगी। नहीं, हमें एक्सेप्शन की क्लास यहाँ से अलग से नहीं डालना है ना। हमें एक्सेप्शन की क्लास क्यों डालना है? एक्सेप्शन क्लास तो हमारे पास तो बनी बनाई एक्सेप्शन क्लास है ना। वो तो लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी के अंदर देखो, डिपेंड करता है कि जब एक्चुअली होता क्या है। देखो मैं बताता हूँ, हमारे java.lang पैकेज में बहुत सारी एक्सेप्शन क्लासेस हैं। जैसे जो मैंने आपको इसे टेबल बना के दिखाया था, है ना, और आप मैनुअली भी देख सकते हो। लेकिन जब आप मान लो एंड्रॉयड पढ़ोगे तो उसकी लाइब्रेरी में उसके एक्सेप्शन क्लासेस हैं। सर्वलेट पढ़ोगे तो उसके लाइब्रेरी में उसके एक्सेप्शन क्लासेस हैं। किसी और के लाइब्रेरी में पढ़ोगे तो उसकी एक्सेप्शन क्लासेस हैं, ठीक है। आपको लग रहा हो कि इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि वो क्लास नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो क्लास नहीं मिलेगी तो अलग एक्सेप्शन है, दैट इज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। समझ रहे हो ना? क्लास नहीं मिला तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन एक अलग ही एक्सेप्शन है। अगर कोई क्लास नहीं मिल रही है तो वो अलग चीज है। और सर यहाँ पे भी सिर्फ हम अगर एक्सेप्शन बस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिसमें सारी एक्सेप्शन हैंडल हो जाए। बिल्कुल लिख सकते हैं, हम कोई भी एक्सेप्शन यहाँ और थ्रो सर करा सकते हैं। एक से ज्यादा लिख सकते हैं क्या? एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, कैसे? कॉमा लगा के? कॉमा लगा के एक से ज्यादा एक्सेप्शन थ्रोज करा दो। चाहे एक कराओ, दो कराओ, यहाँ कॉमा लगाओ, जितने मर्जी उतने। तो फिर वो दोनों हैंडल करनी पड़ेंगी या एक की से काम एक चल से जाए? कैसे काम चलेगा? दोनों हैंडल करने। दोनों हैंडल करनी, ठीक। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे ट्राई केस कैसे लगेगा जब हमने मेथड में थ्रोज लगा दिया? हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपसे बोला है ना कि आप जितना मैंने आपको बताया चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, क्लियर हो गया? सर ये थ्रोस कीवर्ड के साथ अगर हम अनचेक एक्सेप्शन लगाएंगे तो सर ये प्रोग्राम एरर देगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रोग्राम एरर देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एरर क्यों देगा? आप लगा लेते हैं, चलो हम एक काम करते हैं, हम थ्रोज कीवर्ड समझ लेते हैं, लेकिन थ्रोज के पहले एक छोटा सा और कीवर्ड है, उसको आप जान लेते हैं। देन थ्रो कीवर्ड होता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि थ्रो कीवर्ड क्या होता है। फिर साथ में थ्रोज एक साथ प्रैक्टिस करा देंगे। चेक्ड और अनचेक्ड की पूरी पहेली हमारी सुलझ जाएगी। तो थ्रो कीवर्ड हम बता देते हैं आपको, THROW, थ्रो एक अलग कीवर्ड होता है। सो थ्रो कीवर्ड बेसिकली किस लिए बनाया गया, इसका क्या पर्पज है? इसका पर्पज होता है प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रोग्राम में किसी भी जगह पे फोर्सफुल्ली एक्सेप्शन को थ्रो कराना, राइट। कि जैसे मान लो कि हमारे प्रोग्राम में हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम कोई भी यूज़र से इनपुट लेके और उस इनपुट का वैलिडेशन कर रहे हैं, और उस वैलिडेशन पे हम एक्सेप्शन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मान लो कि कोई बंदा ने किसी ने कुछ यूज़र से कुछ उसने इनपुट दिया। सपोज करो उसने इनपुट दिया 9 या 10, तो मैं चाहता हूँ अगर उसकी एज 18 से लेस है तो वहाँ एक्सेप्शन आ जाए। तो अगर किसी की एज 18 से लेस है और वहाँ एक्सेप्शन आ जाए तो ये तो एक वैलिड सिचुएशन है, ये तो वैलिड सिचुएशन है।
तो भाई हमारा जो प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है वो तो एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से आता है, प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ गलती है उसकी वजह से आता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोग्राम में किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेप्शन आ जाए, आपकी किसी वैलिड सिनेरियो के हिसाब से एक्सेप्शन आ जाए, तो आप थ्रो कीवर्ड यूज करो। तो दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू throwing an exception explicitly in the program। ठीक है ना। किसी भी प्रोग्राम के अंदर हमें अगर प्रोग्राम में एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो कराना है तो हम उसके लिए थ्रो कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, लेकिन जो मेन पर्पस होता है, the main purpose of throw keyword is used to throw an object of the main purpose of throw keyword is used to throw an object of custom exception। तो कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है? एक टॉपिक होता है जिसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं और वहाँ पे इसका मेन यूज़ है। तो थ्रो का सिंटैक्स कैसे है भैया? लिखिए थ्रो और फिर उसके बाद पहले लिखिए न्यू और फिर लिखिए आप थ्रो और यहाँ पे आप दे दीजिए टाइप ऑफ एक्सेप्शन। आप किसी भी टाइप की एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हो, पैरेंथेसिस लगा लो, इस तरह से थ्रो करा लो। न्यू लगाना होता है, देन थ्रो टाइप ऑफ एक्सेप्शन लिखना होता है, THROW एंड यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सेप्शन लिख दो। ठीक है। तो मैं इसके लिए एक प्रोग्राम बनाता हूँ, देन आपको ये समझ में आएगा। सो यहाँ पे मैं गया, राइट क्लिक किया, न्यू किया, यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। एक क्लास बना लेते हैं हमने, सपोज करो वैलिडेट एज करके हमने एक क्लास बना लिया। ठीक है। अब देखिए जब वैलिडेट एज हमने एक क्लास बनाई और मेथड भी बना ले सकते हैं। इससे मैंने वाइड वैलिडेट नाम का मेथड बना दिया मान लीजिए, और वैलिडेट मेथड में मान लीजिए हम इंट एज यूज़र से रिसीव कर रहे हैं, राइट। और ऊपर भी हमने एक एज वेरिएबल बना दिया, नीचे एक शो मेथड बना दिया। शो मेथड की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यूज़र से स्कैनर से इनपुट ले लेते हैं। स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। म्यूट कर लो भाई, किसने म्यूट नहीं किया है। ठीक है। तो सिस्टम डॉट इन और यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखा इंटर योर एज। ठीक है। हमने किसी से उसकी एज एंटर करा ली। एस डॉट नेक्स्ट मेथड कॉल कर दिया हमने, नेक्स्ट इंटीजर मेथड कॉल कर दिया, क्योंकि एज हम डायरेक्टली इंटीजर में ही लेना चाह रहे थे और हमने डायरेक्टली ये इंट एज वेरिएबल में हमने उसका एज रिसीव कर लिया। देन वैलिडेशन एज वी इक्वल्स टू न्यू वैलिडेशन एज। हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन वी डॉट यहाँ पे हम वैलिडेट मेथड चलाएंगे। ठीक है। वैलिडेट में यहाँ से हम उसका एज पास कर देंगे और यहाँ कंडीशन लगा के चेक करेंगे इफ़ एज इज़ से हमने यहाँ पे लगा दिया एज अगर किसी की लेस देन है, एज इज़ लेस देन 18, अगर 18 साल से कम उसका उम्र है तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाए। यहीं पे चाहता हूँ मैं एक्सेप्शन आ जाए। ठीक है। अगर किसी की एज लेस देन 18 है तो ये प्रोग्रामेटिकली वैलिड कंडीशन है, इनवैलिड कंडीशन तो है नहीं, लेकिन मैं इस वैलिड कंडीशन को भी इनवैलिड बनाना चाहता हूँ अपने सिचुएशन के हिसाब से। मतलब यहाँ चाहता हूँ एक्सेप्शन आ जाए, तो मैं लिखूँगा न्यू
सॉरी, फिर लिखूंगा थ्रो, थ्रो THROW थ्रो, और थ्रो करने के बाद फिर लिखूंगा मैं न्यू। मैंने यहाँ क्या सिंटैक्स लिख दिया था, न्यू थ्रो लिखा था, ये गलत कर दिया था। यहाँ पे आप लिख दीजिए थ्रो न्यू, थ्रो लिखेंगे फिर न्यू लिखेंगे, और टाइप ऑफ एक्सेप्शन बताइए यहाँ पे किस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है। मतलब अगर किसी की एज वैलिड है तो मैथमेटिकल इशू है, तो उसके लिए मैं कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मैं क्लास नॉट फाउंड थ्रो करा दूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई उसके लिए वैलिड एक्सेप्शन क्लास तो अर्थमेटिक ही है, तो मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करा दिया इस तरह से। इस तरह से ये एक्सेप्शन आ जाएगा फोर्सफुली। मतलब प्रोग्राम में अपने अकॉर्डिंगली कहीं पे भी एक्सेप्शन लाना है तो थ्रो कीवर्ड लगाओ, एक्सेप्शन आ जाएगा। फोर्सफुली एक्सेप्शन लाना है, एक्सेप्शन थ्रो कराना है एक्सप्लिसिटली, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए एक्सेप्शन यहाँ से आया। अच्छा, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, नहीं तो system.out.println के अंदर यहाँ पे उसकी एज प्रिंट कर लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई तो प्रोग्राम तो एबनॉर्मली टर्मिनेट ही हो जाएगा ना। system.out.println के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया भाई रेस्ट ऑफ कोड, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने किसी की एज कितने दे दी, सपोज करो मैंने एज दे दिया 35, तो वैलिड है, रेस्ट ऑफ कोड चल रहा है, सब कुछ सही है। द एज इज़ वैलिड एंड यहाँ मैसेज वैसे लिख सकते हो आप, ओके। बट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इनवैलिड मैंने एज दे दिया 12 दे दिया, तो इट इज़ नॉट लेस, इट इज़ एज इज़ लेस देन 18, एज इज़ लेस देन 18 सही लिखा हुआ है, लेस देन 18 हो, हाँ ठीक है सही तो है, सॉरी। तो लेस देन 18 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए एक्सेप्शन आ गई। कौन सी एक्सेप्शन आ गई, अर्थमेटिक, क्योंकि मैंने वही थ्रो कराया था अर्थमेटिक एक्सेप्शन। यहाँ पे थ्रो किया गया, रेस्ट ऑफ कोड चला नहीं चला। तो इस तरह से ये काम करता है। सर वीडियो रुकी पड़ी है आपकी। बाकी लोग भी बताओ भाई, सबको नहीं दिख रहा है क्या? सर स्क्रीन थोड़ी स्लो है, डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। स्लो है सर, बहुत स्लो है। थैंक यू। सो हम क्या कर सकते हैं, हम थ्रो कीवर्ड जो है ना, थ्रो कीवर्ड को ट्राई और कैच में भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे उसका मैसेज भी दे सकते हैं। तो ट्राई कैच में लिखने से देखिए क्या फ़ायदा होगा। ट्राई कैच में लिखने से फ़ायदा होगा कि आपने इसको रन करा, और अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के चलते ही हुआ क्या कि प्रोग्राम में अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई, लेकिन उसको कैच ने हैंडल कर लिया, साथ में आपको इनवैलिड एज मैसेज प्रिंट करा के दिखा दिया, देन आपका रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो वी कैन राइट थ्रो विथ ट्राई एंड कैच एंड विदाउट ट्राई एंड कैच, दैट्स इट। थ्रो कीवर्ड में बस यही होता है, थ्रो कीवर्ड से आप एक्सेप्शन थ्रो कराते हो। रही बात थ्रोज की, तो थ्रोज कीवर्ड से आप एक्सेप्शन थ्रो नहीं करते हो। थ्रो वर्सेस थ्रोज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन इंटरव्यू का, और समझने में भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो थ्रोज ये नहीं है, ये थ्रो है। थ्रो अगर समझ में आ गया तो मैं थ्रोज बताऊंगा आपको, या कोई क्वेश्चन है? आ गया सर। गुड गुड। बाकी कस्टम एक्सेप्शन भी बनाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये समझ में आएगा। अब लीजिए हम थ्रोज कीवर्ड का यूज आपको बताते हैं। इसके लिए हम जाएंगे क्लास में, न्यू बनाएंगे क्लास, और यहाँ पे हमने बना दिया क्लास का नाम थ्रोज डेमो। ठीक है, ओके। थ्रोज पढ़ाने के लिए मैं एक आपके लिए प्रोग्राम बनाता हूँ, ज़रा आप मुझे बताइएगा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, थ्रोज तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तभी आपको चेक्ड वाला भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। स्क्रीन दिख रही है सबको, सही चल रही है? तो देखिए मैंने यहाँ पे एक शो मेथड बना दिया जिसमें मैं कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा, मैंने ऐसे सिंपल शो मेथड बना दिया। और फिर मैं एक और मेथड बना देता हूँ यहाँ पे, शो के बाद यहाँ पे मैं बना देता हूँ डिस्प्ले मेथड। ठीक है, और फिर मैंने एक और मेथड बना दिया जिसका नाम है मैसेज नाम का मेथड, MESSAGE मैसेज। ऐसे मैंने 3 मेथड क्रिएट कर दिया, शो, मैसेज
ठीक है, यहाँ पे लिख दिया शो, यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले। थोड़ा मैं धीरे धीरे अभी बोलूँगा ताकि आपको दिख जाए सारा चीज़। और यहाँ पे लिख दिया हमने मैसेज। ठीक है, अब देखिए मैंने करा क्या। अब मैंने अपनी क्लास का बना दिया ऑब्जेक्ट। ये हमारी ये क्लास है, इसमें हमने अच्छा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में SYSO यहाँ पे लिख देते हैं भाई मेन। ठीक, फिर मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये लीजिए। ठीक है, अब हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पे मेथड चला दिया, किसको, शो को चला दिया, नहीं शो को नहीं, मैसेज नाम के मेथड को चला दिया। और यहाँ पे लिख दिया हमने नॉर्मल फ्लो, रेस्ट ऑफ कोड नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल फ्लो। ठीक है, ओके फाइन। अब मैंने मैसेज मेथड के अंदर से मैंने डिस्प्ले को कॉल कर दिया और डिस्प्ले के अंदर से मैंने शो को कॉल कर दिया। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। मेथड के अंदर से मेथड कॉल कर दिया मैंने, पॉसिबल, बिल्कुल। तो अब ये देखिए प्रोग्राम का फ्लो क्या आएगा। सबसे पहले मेन मेथड चला, मेन ने मैसेज को कॉल किया, मैसेज ने डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले ने शो को कॉल किया, यानी कि ये सारे प्रोग्राम्स चल गए। देन उसके बाद नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम का चल रहा है। छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। और मेथड के अंदर से मेथड आप ऐसे कॉल करते चले गए। ओके, अब मैंने क्या करा, यहां तक दिख रहा है ना सबको? हाँ जी सनी, यस सर, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। आउट सो ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है इसमें? आ गया सर, प्रोग्राम तो समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए कि कोई मैंने प्रोग्राम दिक्कत नहीं में, है। मान लीजिए इस प्रोग्राम में मैंने क्या करा, यहाँ पे इस वाले मेथड में कोई एक्सेप्शन ला दिया जानबूझ के, int x इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 0, जानबूझ के ला दिया, या प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गया, या कहो तो थ्रो मार दूं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। एक्सेप्शन कंडीशन ला दो और जब भी जरूरत पड़े थ्रो लगा दो। ओके, एक्सेप्शन आ गई। इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के आने से, प्रोग्राम में तो एक्सेप्शन इस मेथड के अंदर आया है, इसके आने से रेस्ट ऑफ कोड मेंटेन हो पाएगा? आपको क्या लग रहा है, नॉर्मल फ्लो चल पाएगा? क्या बताइए, आप लोगों को क्या लग रहा है, नॉर्मल फ्लो चलेगा प्रोग्राम का? एक्सेप्शन आ चुका है, प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, प्रोग्राम में मेन मेथड पहले चला, मैसेज चला, डिस्प्ले चला, शो में एक्सेप्शन आ गई। और एक चीज़ अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये प्रोग्राम में इस टाइप का एक्सेप्शन कभी आपको दिखता है? ये इस तरह से दिखता है? आप देखिए ध्यान से, ये कंसोल में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। दिखता है। ये हमें इंडिकेट करता है कि कहाँ से कैसे कैसे मेथड्स चले थे, किस तरह से मेथड नेविगेट हुए थे। मेन चला था, मैसेज चला था, मैसेज के अंदर से डिस्प्ले चला था, डिस्प्ले के अंदर से शो चला था, और शो में एक्सेप्शन आ गई। इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? इसको बोलते हैं स्टैक ट्रेस। ये स्टैक ट्रेस कहलाता है। एक्चुअली होता क्या है, अगर आपको याद हो, बहुत पहले मैंने आपको बताया था मेथड को मेमोरी मेथड एरिया के मेथड टेबल में मिलती है, बट जो मेथड की कॉलिंग होती है ना, वो स्टैक के अंदर से होती है। मेथड की जो कॉलिंग होती है वो स्टैक के अंदर से होती है। तो एक स्टैक है मेन का, फिर उसके अंदर से मैसेज का स्टैक, फिर डिस्प्ले का स्टैक, फिर शो का स्टैक। तो ये पूरा स्टैक ट्रेस बन जाता है, और ये पूरा स्टैक ट्रेस आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है? मेन, मैसेज, दिख रहा है सर। इससे हमें ये दिख जाता है, समझ में आ जाता है कि यार ये प्रोग्राम में एक्सेप्शन किस किस तरह से कैसे कैसे आई है, कहाँ जाके आई है, किस जगह आई है। ओके ओके,
अच्छा, अगर मान लो मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड, एक्सेप्शन हैंडलिंग का लॉजिक इस मेथड में ना लिखूं, यहाँ ना लिखूं, और एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड यहाँ कर दूं, ऐसे कर दूं, यहाँ ट्राई कैच लगाऊं, समझ रहे हो, यहाँ लगा दूं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड मैसेज नाम के मेथड में लगा रहा हूँ, ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, नीचे लगा दिया मैंने। कॉलिंग वाला जो मेथड है ना, बिल्कुल जो नीचे कॉल हुआ है वहाँ लगा दिया मैंने। तो क्या आपको लग रहा है कि एक्सेप्शन जो ऊपर आया था वो नीचे आके हैंडल हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा होगा। एक्सेप्शन आया ऊपर, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक में, तो हम इसको बोल सकते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। बोलिए, इसे बोल सकते हैं ना टॉप ऑफ द स्टैक। इसको बॉटम, देन अगेन बॉटम, फिर बॉटम बॉटम बॉटम, नीचे नीचे एकदम मेन तक आ गया। हो जाएगा सर। इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं, देखिए क्या होगा। होगा क्या कि आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। ये देखिए एक्सेप्शन हैंडल हो गया, समझ रहे हो? ये कैसे हो गया सर? ये बिल्कुल एकदम जादू जैसे होता है उस तरह से हो गया, एकदम जादू हो गई, जादू मंत्र हो गया। अब ये जादू कैसे हुआ इसको हम समझते हैं। इसको एक्सेप्शन में एक टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया, एक्सेप्शन के अंदर एक टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया, दैट इज एक्सेप्शन प्रोपागेशन। एक्सेप्शन प्रोपागेशन, प्रोपागेशन आपने वर्ड सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं संचरण, है ना, घूमना, प्रोपागेट होना। जैसे आपने, हाँ सर वही, हाँ बिल्कुल, जैसे लाइट का प्रोपागेशन है ना, और फ्लो, मतलब किसी भी चीज़ का मतलब प्रोपागेशन हो सकता है। तो जावा में टर्म है एक्सेप्शन प्रोपागेशन। उसमें क्या बताया गया, कहा गया कि पहले मैं इसको समझा देता हूं, देन आपको इसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिखाता हूं। कहा गया कि जब किसी प्रोग्राम में मेथड के अंदर से मेथड के अंदर से मेथड ऐसे कॉल कर रहे होते हैं आप, और मान लीजिए आपकी किसी प्रोग्राम में बिल्कुल टॉप ऑफ द स्टैक में एक्सेप्शन आ गई, तो अपने आप ये प्रोपागेट होके, संचरित होके, नेविगेट होके अपने नेक्स्ट कॉलिंग मेथड्स में आता है और चेक करा जाता है क्या इसकी हैंडलिंग यहाँ तो नहीं करी गई है, ठीक है। फिर अगर यहाँ नहीं करी गई है तो फिर वो नीचे आती है, चेक होती है कि यहाँ तो नहीं करी गई है, फिर नहीं, अगर यहाँ नहीं करी गई है तो फिर वो नीचे आएगी। तो इस तरह से अगर हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे मेथड एक के बाद कॉल हो रहे हैं, और अगर टॉप ऑफ द मेथड में एक्सेप्शन आ गई, तो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोपागेटेड होते हुए बॉटम ऑफ द स्टैक में चेक करी जाती है क्या उसकी हैंडलिंग यहाँ करी गई है। नहीं, अगर यहाँ करी गई होती यहीं हैंडल हो जाती, यहाँ करी गई है तो यहीं हैंडल हो जाती। तो ये तब तक करती रहती है जब तक बिल्कुल बॉटम ऑफ द स्टैक में न पहुँच जाए। यानी कि हमारा बॉटम स्टैक तो मेन है, टॉप स्टैक शो है, तो शो से मेन तक जब तक न पहुँच जाए, यानी बॉटम ऑफ द स्टैक न पहुँच जाए, और या कहीं पे हैंडल न कर लिया जाए। तो दो ही सिचुएशन है इसकी। अगर हैंडलिंग का कोड यहाँ डाल दोगे यहीं हैंडल हो जाएगी, यहाँ डाल दोगे यहीं हैंडल हो जाएगी। तो इफ एक्सेप्शन इज ऑकर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक, सो इट इज ऑटोमेटिकली प्रोपोगेटेड टू द बॉटम ऑफ द स्टैक until it's reached to the bottom of the stack, otherwise it can be handled on some other method using try and catch block। वो या तो बॉटम ऑफ द स्टैक में तब तक आएगी जब तक प्रोपागेट होगी जब तक बॉटम तक नहीं पहुंच गई है, और या बीच में ही कहीं हैंडल ना कर ली गई है। तो ये इसकी कहानी होती है। और मज़े की बात यहाँ, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये जो रूल होता है, दिस रूल इज ओनली फॉर द अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन प्रोपागेट नहीं होते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन का ही प्रोपागेशन होता है। ओनली अनचेक्ड एक्सेप्शन आर प्रोपागेटेड, चेक्ड एक्सेप्शन कैन नॉट बी प्रोपागेटेड। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई, या फिर से बताऊं? मनोज, समझ में आया क्या हुआ? हाँ सर, वही ना, नीचे चेक करते करते लास्ट में उसको मिला था, वहां से उसने चेक किया।
बिल्कुल सर ये कंडीशन में होगा जब एक मेथड का दूसरे मेथड से रिलेशन होगा। हाँ, मतलब कॉलिंग होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए मेथड की दूसरे से। अगर calling नहीं है होगी। तो नहीं होगा ना। नहीं, उस केस में नहीं, उस केस में कहाँ प्रोपागेट होके जाएगी, अपने आप नहीं जाएगी। हाँ, मतलब उसका लिंक होना चाहिए आपस में एक दूसरे से। बिल्कुल। सर बॉटम में होगा तो कहाँ तक वो मैसेज तक आएगा? बॉटम में मेन तक आएगा वो। मेन तक आएगा। हाँ जहाँ पर कॉलिंग किया है वहां तक पहुंचेगा वो। बिल्कुल, वहां तक पहुंचेगा। मतलब उसकी सीरीज में कहीं पे भी फॉल्ट दिखेगा तो वो देगा एरर, है ना? मुझे भी एरर मिल चुका है, रुक जाओ एक मिनट। क्या है यार,